हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक लर्न वेबसाइट। मैंने क्विक लर्न में रिसेंटली एक वेबसाइट लॉन्च की है। ये है www.quick-learn.in। इस वेबसाइट में मैंने जितने भी YouTube में वीडियो डाले हैं उनके सबके नोट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप क्विक लर्न के ब्लॉग वाले सेक्शन में जाइए। तो ये ब्लॉग सेक्शन में आप जैसे ही जाओगे, क्लिक करोगे तो ये सारे ब्लॉग यानी सारे नोट्स आपके पास ओपन हो जाएंगे। जो भी अभी मैंने डाले हैं उनकी कैटेगरी यहाँ दी है। आप सर्च बॉक्स से सर्च भी कर सकते हो। और मान लीजिए हमें 8051 माइक्रो कंट्रोलर का इंट्रोडक्शन देखना है तो यहाँ से जब हम कंटिन्यू रीडिंग में जाएंगे तो हमको यूट्यूब के वीडियोस भी मिल जाएंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों। और उसके साथ साथ जितना भी मटेरियल मैंने यूट्यूब वीडियो में बताया है वो सारी चीजें आपको यहाँ पे नोट्स के फॉर्म में मिलेंगी। तो स्टे कंटिन्यू एंड कीप शेयरिंग माय वीडियो। और इस वेबसाइट को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा क्योंकि आपको और आपके दोस्तों को इससे बहुत हेल्प। हेलो फ्रेंड्स, क्विक लर्न ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एनर्जी ऑडिट और मैनेजमेंट के कुछ और क्वेश्चंस जो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्प करेंगी। चाहे वो आपका यूपीपीसीएल जेई का एग्जाम हो या आपका यूपीआरवी-यूएनएल का एग्जाम हो। तो ये वीडियो का पार्ट 3 है। ऑलरेडी मैं एनर्जी ऑडिट और मैनेजमेंट के 2 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो अपलोड कर चुकी। तो उन वीडियोस को भी जरूर देखिएगा। आइए अपन डिस्कस करते हैं पार्ट 3 वीडियो के क्वेश्चंस। तो 51 नंबर का क्वेश्चन है, एन एनर्जी ऑडिट टीम इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग। एनर्जी ऑडिट टीम कब बनाई जाती है, कब फॉर्म की जाती है? तो यहाँ पे ऑप्शन आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा करेक्ट आंसर। पोस्ट ऑडिट फेज यानी ऑडिट होने के बाद। ऑडिट फेज जब ऑडिट होता है उस टाइम पे। प्री ऑडिट फेज यानी ऑडिट होने के पहले। द टाइम ऑफ स्टडी जब हम पढ़ रहे हैं। तो इनमें से आपको खुद समझ में आ रहा होगा, ये जब भी ऑडिट होना होता है उसके पहले बनाई जाती है एनर्जी ऑडिट टीम। तो प्री ऑडिट फेज इसका करेक्ट आंसर है। तो जब भी कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है किसी एग्जाम में तो उसके सारे ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद आप आंसर करिए। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है एनर्जी ऑडिट होता क्या है। तो एनर्जी ऑडिट बेसिकली एक इंस्पेक्शन होता है, एक सर्वे होता है या एक एनालिसिस होती है। एनर्जी कंजर्वेशन कितना हो रहा है किसी बिल्डिंग में, एनर्जी का फ्लो या एनर्जी कंजर्वेशन कितना हो रहा है किसी बिल्डिंग में, उसकी। इसके थ्रू, एनर्जी ऑडिट के थ्रू हम इनपुट एनर्जी को रिड्यूस कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग द आउटपुट। तो ये मेन पर्पस है एनर्जी ऑडिट का। अब बेसिकली जो एनर्जी ऑडिट की टीम होती है उसमें 4 से लेकर 8 मेंबर तक होते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमारे साइज क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, जहां हमें ऑडिट करना है एनर्जी का, उस पर डिपेंड करता है। अब एनर्जी ऑडिट टीम में कौन कौन से प्रकार के एम्प्लॉइज होते हैं? तो उसमें प्रोडक्शन के, क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च, डेवलपमेंट लैब, पॉल्यूशन कंट्रोल ऑपरेशन, टेक्निकल स्टाफ फॉर मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस ऑफ वाटर सैंपल एंड एनवायरनमेंट। तो ये सारे लोग मिलकर एक टीम बनती है जिसे हम कहते हैं एनर्जी ऑडिट टीम। और ये बनाई जाती है प्री ऑडिट फेज में। इसमें 4 से 8 मेंबर तक हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है साइज पे और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फैसिलिटी टू बी ऑडिट। जिसको हमें ऑडिट करना है उसमें उसकी साइज क्या है और कॉम्प्लेक्सिटी कैसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ एनर्जी मॉनिटरिंग। एनर्जी मॉनिटरिंग का इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है? तो डेटा रिकॉर्डिंग, डेटा एनालिसिस, डेटा रिपोर्टिंग, ये सारे एनर्जी मॉनिटरिंग के पार्ट हैं। लेकिन एनर्जी एफिशिएंसी इक्विपमेंट फाइनेंसिंग यानी जो एनर्जी को एफिशिएंट बनाए ऐसे इक्विपमेंट को फाइनेंस करना, ये हमारे एनर्जी मॉनिटरिंग का पार्ट नहीं है। जब भी हम एनर्जी को मॉनिटर करते हैं तो हम डेटा रिकॉर्ड करते हैं, मतलब हम डेटा कलेक्ट करते हैं, उसकी एनालिसिस करते हैं, एक रिपोर्ट बनाते हैं। तो ये सब तो पार्ट है उसके, लेकिन ये इसका पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कमर्शियल एनर्जी सोर्स। इनमें से कौन सा कमर्शियल एनर्जी सोर्स है?
तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कमर्शियल एनर्जी सोर्स क्या कहलाते हैं। ऐसे एनर्जी सोर्स जिनका हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए या जनरेट करने के लिए, और उनको हम एक पर्टिकुलर प्राइस देकर खरीदते हैं, उनको हम कहते हैं कमर्शियल एनर्जी सोर्स। यानी ऐसे एनर्जी सोर्स जो कमर्शियल यूज के लिए बाय किए जाते हैं उन्हें कमर्शियल एनर्जी सोर्स कहते हैं। तो वो हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है, कोल, ऑयल, इन सब का हम बाय करते हैं इनको यूज करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, द एनर्जी सोर्स दैट आर यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एंड that are available in marketplace with a specific price are known as commercial energy source। ऐसे एनर्जी सोर्स जो यूजर कुछ पैसे देकर खरीदता है उसको हम कहते हैं कमर्शियल एनर्जी सोर्स। चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, कोल हो, ऑयल हो, वो हमारे कमर्शियल एनर्जी सोर्स की कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पे कमर्शियल एनर्जी सोर्स दिए हुए हैं, कोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, नेचुरल गैसेस, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इनमें से ऑल ऑफ द एबव आर कमर्शियल एनर्जी सोर्स। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डिटेल इसका बताया है कि एनर्जी सोर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो एनर्जी सोर्स को दो तरह से क्लासिफाई किया है, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल हमारे दो टाइप से क्लासिफाई किए गए हैं, कमर्शियल और नॉन कमर्शियल। तो कमर्शियल में कौन कौन से आते हैं मैंने आपको बताया अभी। Commercial energy source is the energy which is available to the user at some price। जो यूजर किसी प्राइस पे करके खरीदता है उसको हम कहते हैं कमर्शियल एनर्जी सोर्स। इसमें आते हैं हमारे कोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, नेचुरल गैसेस, इलेक्ट्रिसिटी। इनका हम यूज करते हैं या तो कमर्शियल पर्पस के लिए, जैसे हम फैक्ट्रीज के लिए यूज कर रहे हैं या फॉर्म के लिए यूज कर रहे हैं, ये हमारे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स कहलाते हैं। दूसरे हमारे होते हैं नॉन कमर्शियल एनर्जी सोर्स। नॉन कमर्शियल एनर्जी सोर्स वो एनर्जी सोर्स होते हैं जो यूजर को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, जैसे कि आपका हो गया फायरवुड, एग्रीकल्चर वेस्ट, काउ डंग, ये सारे हमारे नॉन कमर्शियल एनर्जी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। इनका यूज हम डोमेस्टिक और अपने कंजम्पशन के लिए यूज करते हैं। ये हमारे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। तो ये हमारे कमर्शियल, नॉन कमर्शियल एनर्जी सोर्स हो गए। अब दूसरे टाइप के एनर्जी सोर्स होते हैं हमारे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। तो नॉन कन्वेंशनल में आती हैं आपके बायो एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, एनर्जी फॉर अर्बन वेस्ट। ये सारे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स कहलाते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंस दिया है कमर्शियल एनर्जी सोर्स और नॉन कमर्शियल एनर्जी सोर्स के बीच में, जो मैंने अभी आपको बताया वही डिफरेंस दिया है। तो ये आप पढ़ भी सकते हो। वीडियो को पॉज करिए, सारी चीजों को अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 54 है, एनर्जी कंजम्पशन पर यूनिट ऑफ जीडीपी इज कॉल्ड। कितना एनर्जी कंजम्पशन हो रहा है पर यूनिट जीडीपी में, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहते हैं एनर्जी इंटेंसिटी। एनर्जी इंटेंसिटी इज एनर्जी कंजम्पशन पर यूनिट ऑफ जीडीपी। एक यूनिट जीडीपी में कितना एनर्जी कंज्यूम हो रही है उसको हम कहते हैं एनर्जी इंटेंसिटी, एंड इट इज इंडिकेट द डेवलपमेंट स्टेज ऑफ दैट कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 है, इन द गिवन ऑप्शन द नॉन कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी इज। इनमें से नॉन कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? कोल हमारा, मैंने अभी आपको पूरा एक्सप्लेनेशन बताया था। यहाँ पे देखिए, जो कोल है हमारा वो भी हमारा कमर्शियल एनर्जी सोर्स है, लिग्नाइट भी कमर्शियल एनर्जी सोर्स है, जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी हमारे कमर्शियल एनर्जी सोर्स में आते हैं। जो फायरवुड होती है वो हमारे नॉन कमर्शियल एनर्जी सोर्स में आती है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 है, विच कंट्री हैज हाईएस्ट एनर्जी यूजेस पर कैपिटा। सबसे ज्यादा हाईएस्ट एनर्जी यूजेस कंट्री कौन सी है? तो वो है आइसलैंड। यहाँ पे दिया है एमंग OECD नेशन, आइसलैंड, कनाडा, साउथ कोरिया आर द मोस्ट एनर्जी इंटेंसिव, while Estonia, Ireland and the UK are the least. Next, which country has the biggest coal reserve? किस कंट्री के पास कोल रिजर्व सबसे ज्यादा है? तो वो है यूएस। द लार्जेस्ट कोल रिजर्व आर इन द यूनाइटेड स्टेट। सबसे नंबर 1 का कोल रिजर्व यूनाइटेड स्टेट के पास है, फिर रशिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया और फिर इंडिया के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 है, विच इज द मेजर एनर्जी सोर्स टू मीट द इंडियन एनर्जी डिमांड। वो एनर्जी सोर्स कौन सा है जो इंडियन एनर्जी डिमांड को सबसे ज्यादा मीट आउट करता है?
वो है कोल। कोल इज ए प्रीडोमिनेंट एनर्जी सोर्स फॉर पावर प्रोडक्शन इन इंडिया। पावर प्रोडक्शन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए सबसे ज्यादा हमें कोल की जरूरत पड़ती है इंडिया में, यानी 70% डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमें कोल ही चाहिए होता है, तो कोल इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, एनर्जी मैनेजमेंट इज ए की कंपोनेंट ऑफ। एनर्जी मैनेजमेंट किसका की कंपोनेंट है? तो कार्बन मैनेजमेंट का की कंपोनेंट होता है एनर्जी मैनेजमेंट। अब यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन दिया है इसका। एनर्जी मैनेजमेंट इंक्लूड्स प्लानिंग, ऑपरेशन ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी कंजम्पशन यूनिट एज वेल एज एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टोरेज। और ये कनेक्टेड होते हैं हमारे एनवायरमेंटल मैनेजमेंट से, प्रोडक्शन मैनेजमेंट से, लॉजिस्टिक एंड अदर एस्टेब्लिश्ड बिजनेस फंक्शंस से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 है, विच एमंग द फॉलोइंग फ्यूल इज नॉट अवेलेबल फॉर थर्मल एनर्जी सप्लाई। थर्मल एनर्जी सप्लाई में के लिए कौन सा फ्यूल अवेलेबल नहीं है इनमें से? तो सबसे पहले यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है, द मेन फ्यूल सोर्स दैट आर करेंटली यूज। जो मेन फ्यूल सोर्स हैं जो करेंटली सबसे ज्यादा यूज किए जा रहे हैं वो है हमारा कोल, ऑयल, नेचुरल गैसेस, न्यूक्लियर और सोलर एनर्जी सोर्स। इसके अलावा जियोथर्मल और जो वेस्ट होते हैं हीट रिसोर्स कैन बी यूज टू जनरेट पावर। इनका भी हम पावर जनरेट करने के लिए यूज करते हैं। अब यहाँ पे पूरे ऑप्शंस अपन देख लेते हैं। LSHS क्या कहलाता है? लो सल्फर हैवी स्टॉक। इट इज ए रेसिडुअल फ्यूल प्रोसेस्ड फॉर लो सल्फर क्रूड। ये बेसिकली एक रेसिडुअल फ्यूल होता है जिसका यूज किया जाता है प्रोसेस करने के लिए लो सल्फर क्रूड को। ठीक है, तो इसका हम थर्मल एनर्जी सप्लाई में यूज नहीं करते। नेक्स्ट है LDO। LDO हमारा कहलाता है लाइट डीजल ऑयल। इट इज ए ब्लेंड ऑफ कंपोनेंट फ्रॉम द डिस्टिलाइजेशन प्रोसेस ऑफ क्रूड। इसका भी हम क्रूड की डिस्टिलाइजेशन प्रोसेस में यूज करते हैं। नेक्स्ट है LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसका बेसिकली हम कुकिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं। आपने घरों के सिलेंडर में जो भरी होती है वो LPG होती है। तो नन ऑफ दीज आर यूज फॉर थर्मल एनर्जी सप्लाई। तो नन ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 है, मैक्सिमम डिमांड चार्ज आर गिवन इन। मैक्सिमम डिमांड चार्ज को हम इनमें से किस यूनिट से देते हैं? तो उसको हम देते हैं किलो वोल्ट एम्पियर्स। द चार्ज इज बेस्ड ऑन द डिमांड विच इज मेजर्ड इन किलोवाट और किलो वोल्ट एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, IFMA स्टैंड्स फॉर। IFMA का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल फैसिलिटी मैनेजमेंट एसोसिएशन। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है और इसकी डिटेल यहाँ पे दी है। जो इंटरनेशनल फैसिलिटी मैनेजमेंट एसोसिएशन है वो 1980s में बनाया गया टू सपोर्ट द ग्रोइंग एजुकेशनल इंफॉर्मेशन एंड नेटवर्किंग नीड ऑफ फैसिलिटी मैनेजमेंट प्रोफेशनल। ठीक है, इसके लिए बनाया गया 1980s में IFMA। अभी प्रेजेंट में IFMA में 24,000 मेंबर है 96 कंट्रीज के। क्वेश्चन नंबर 63 है, द टर्म डिमांड साइड मैनेजमेंट वॉज क्वाइंड ड्यूरिंग। ये डिमांड साइड मैनेजमेंट क्या है? तो डिमांड साइड मैनेजमेंट रिफर टू ए ग्रुप ऑफ एक्शन डिजाइन टू मैनेज एंड ऑप्टिमाइज अ साइट एनर्जी कंजम्पशन एंड टू कट कॉस्ट। जो डिमांड साइड मैनेजमेंट है वो एक ग्रुप है जो डिजाइन किया गया है, जो बनाया गया है मैनेज करने के लिए और ऑप्टिमाइज करने के लिए, जो हमारे एनर्जी कंजम्पशन की साइट्स हैं और उनकी कॉस्ट को कम करने के लिए। ये स्टैब्लिश किया गया था 1973 में जब एनर्जी क्राइसिस हुई थी। तो 1973 एनर्जी क्राइसिस इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट मूव टू द 64 नंबर क्वेश्चन, डिमांड साइड मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड टू। डिमांड साइड मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट क्यों हुई? तो रिड्यूस ओवरऑल कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन कैपेसिटी। जो भी हमारी इंस्टॉलेशन कैपेसिटी है उसकी कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए, रिड्यूस नीड्स फॉर पैकिंग स्टेशन, एंश्योर क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ सप्लाई। क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ सप्लाई को एंश्योर करने के लिए। तो ये सारे इसके करेक्ट ऑप्शन हैं, इसीलिए डिमांड साइड बनाया गया था
यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है, द टर्म डिमांड साइड मैनेजमेंट refer to a group of action designed to manage, optimize a site energy consumption and to cut the cost. कॉस्ट कट करने के लिए, मैनेज करने के लिए और ऑप्टिमाइज करने के लिए एनर्जी कंजम्पशन साइट्स को। तो ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 65 नंबर का क्वेश्चन है, EPRI स्टैंड्स फॉर। EPRI का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रिकल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, EPRI के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, द EPRI इलेक्ट्रिकल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट is an American independent non-profit organization that conducts research and development related to generation, delivery and use of electricity. Electric Power Research Institute है वो एक अमेरिकन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो बनाई गई है रिसर्च करने के लिए, डेवलप करने के लिए जनरेशन, डिलीवरी और यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 है, द डिमांड साइड मैनेजमेंट कैन बी अचीव बाय द टेक्निक ऑफ। हम किस टेक्निक से डिमांड साइड मैनेजमेंट को अचीव कर सकते हैं? टाइम ऑफ डे प्राइसिंग एंड मीटरिंग, डे बाय डे प्राइसिंग और मीटरिंग करके, मल्टी यूटिलिटी पावर एक्सचेंज मॉडल, लोड मैनेजमेंट, इन सब के थ्रू हम जो हमारी एनर्जी साइट है उसको एफिशिएंट बना सकते हैं, कॉस्ट उसकी कम कर सकते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं और यहाँ पे डिमांड साइड का रोल भी दिया है कि हमें क्या करने के लिए हम डिमांड साइड का यूज करें। क्वेश्चन नंबर 67 है, द रिडक्शन ऑफ यूटिलिटी लोड प्राइमरली ड्यूरिंग पीक डिमांड। पीक डिमांड के टाइम पे प्राइमरली लोड को रिड्यूस करना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है पीक क्लिपिंग। अब पीक क्लिपिंग क्या कहलाती है वो यहाँ पे आप पढ़ लीजिए। पीक क्लिपिंग इज ए फॉर्म ऑफ वेवफॉर्म डिस्टॉर्शन इन इलेक्ट्रिक लोड मैनेजमेंट। द पीक क्लिपिंग इज द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग मेजर टू रिड्यूस पीक पावर डिमांड ऑन ए सिस्टम बाय डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ कस्टमर लोड by signal directed to customer appliance which is relative simple and highly effective। यानी पीक टाइम पे जो यूटिलिटी लोड है उसको रिड्यूस करना, क्लिप करना। अब क्वेश्चन नंबर 68 है, द इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन इज डिलीवर्ड टू डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन बाय यूजिंग। जो इलेक्ट्रिक पावर होती है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के थ्रू हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सब स्टेशंस में। किसका यूज करके? 3 फेज 4 वायर का यूज करके। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है, द प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट डिलीवर पावर टू वेरियस सब स्टेशन। जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट होते हैं वो डिलीवर करते हैं पावर को डिफरेंट सब स्टेशंस में, उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशंस, और ये हम करते हैं 3 फेज 4 वायर सिस्टम की हेल्प से। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 69 नंबर का क्वेश्चन है, फॉर ए टिपिकल एसी पावर सप्लाई द सेकेंडरी ट्रांसमिशन कैरीज द वोल्टेज ऑफ। जो टिपिकल हमारी एसी पावर सप्लाई होती है उसमें सेकेंडरी ट्रांसमिशन कितना वोल्टेज कैरी करती है? तो सेकेंडरी ट्रांसमिशन कैरी करती है 33 किलो वोल्ट का वोल्टेज। ठीक है, यहाँ पे दिया है, फॉर टिपिकल एसी पावर सप्लाई सेकेंडरी ट्रांसमिशन कैरीज वोल्टेज ऑफ 33 किलो वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 है, पावर फैक्टर इज द रेशियो ऑफ। पावर फैक्टर रेशियो होता है एक्टिव पावर टू द एपरेंट पावर का। एक्टिव पावर टू एपरेंट पावर का जो रेशियो होता है उसको हम कहते हैं पावर फैक्टर। यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है पावर फैक्टर का, इज द रेशियो ऑफ वर्किंग पावर मेजर्ड इन किलोवाट। एक्टिव पावर मतलब वर्किंग पावर मेजर्ड इन किलोवाट टू द एपरेंट पावर मेजर्ड इन किलो वोल्ट एम्पियर। अब एपरेंट पावर क्या कहलाती है? इज ऑल्सो नोन एज डिमांड, जिसमें हम मेजर करते हैं अमाउंट ऑफ पावर यूज टू रन मशीन एंड इक्विपमेंट ड्यूरिंग ए सर्टेन पीरियड। ठीक है, तो इनका जो रेशियो होता है उसको हम कहते हैं एक्टिव पावर टू एपरेंट पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 है, रिएक्टिव पावर इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ। अभी अपन ने पावर फैक्टर देखा, अब रिएक्टिव पावर को हम मेजर करते हैं किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव से।
यहाँ पे दिया है द रिएक्टिव पावर इज मेजर्ड इन किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, या फिर इसको हम MVAR से भी मेजर करते हैं। अब ये रिएक्टिव पावर क्या कहलाती है? तो वो पावर, द रिएक्टिव पावर विच फ्लो बैक एंड फोर्थ, दैट मीन इट मूव इन बोथ द डायरेक्शन इन द सर्किट और रिएक्ट अपॉन इटसेल्फ इज कॉल्ड रिएक्टिव पावर। ऐसी पावर जो फ्लो करती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी सर्किट के, और रिएक्ट शो करती है अपना, इसीलिए उसको कहते हैं रिएक्टिव पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 है द करेंट फॉलोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस इज गिवन बाय। एक रेजिस्टेंस से जो करेंट फ्लो हो रहा है उसको हम कैसे देते हैं? I cos phi से। 73 नंबर का क्वेश्चन है द कैपिटल कॉस्ट ऑफ जनरेटिंग इक्विपमेंट, ट्रांसमिशन सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कम अंडर। जो कैपिटल कॉस्ट होती है जनरेट करने की किसी इक्विपमेंट को, ट्रांसमिशन सिस्टम को या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को, वो किसके अंदर आती है? वो आती है फिक्स्ड कैपिटल के अंदर। यहाँ पे देखिए लिखा है कैपिटल कॉस्ट ऑफ जनरेटिंग इक्विपमेंट, ट्रांसमिशन सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कम अंडर फिक्स्ड कैपिटल। 74 नंबर का क्वेश्चन है इफ द लोड करेंट डिक्रीजेस देन द पावर फैक्टर। अगर लोड करेंट डिक्रीज होगा तो पावर फैक्टर इंक्रीज होगा। इफ लोड करेंट डिक्रीजेस देन पावर फैक्टर विल इंक्रीज। अब क्वेश्चन नंबर 75 है इफ पावर फैक्टर इज लेस देन यूनिटी देन इट विल बी रिजल्ट इन। अगर हमारा पावर फैक्टर 1 से कम हो गया, वैसे तो 1 होना चाहिए, इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, लेकिन अगर लेस देन 1 है तो क्या होगा? लार्ज किलो वोल्ट एम्पियर रेटिंग ऑफ इक्विपमेंट, इक्विपमेंट की किलो वोल्ट एम्पियर रेटिंग ज्यादा आएगी। ग्रेटर कंडक्टर साइज, हमारे कंडक्टर का साइज लार्ज हो जाएगा और कॉपर लॉसेस बढ़ जाएंगे। तो ये सारी चीजें होंगी अगर हमारे पावर फैक्टर लेस देन यूनिटी होता है तो अगर हम ये चाहते हैं कि कॉपर लॉसेस ना हो, कंडक्टर की साइज स्मॉल हो और किलो वोल्ट एम्पियर रेटिंग कम हो जाए किसी इक्विपमेंट की, तो हमें ये पावर फैक्टर जो होना हमेशा इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखिए पूरा दिया हुआ है कि पावर फैक्टर क्या कहलाता है। द आइडियल पावर फैक्टर इज यूनिटी और 1। हमेशा पावर फैक्टर 1 के इक्वल होना चाहिए। अगर लेस होगा तो ये सारे ड्रॉबैक आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 है पावर फैक्टर ऑफ ए लोड कैन बी इम्प्रूव्ड बाय यूजिंग। हम किसी भी लोड का पावर फैक्टर कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? स्टैटिक कैपेसिटर की हेल्प से, सिंक्रोनस कंडेंसर की हेल्प से, या फेस एडवाइजर की हेल्प से। तो यहाँ पे दिया हुआ है द सिंपलेस्ट वे टू इम्प्रूव पावर फैक्टर इज टू एड PF करेक्शन कैपेसिटर टू द इलेक्ट्रिकल सिस्टम। एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम में PF करेक्शन कैपेसिटर लगा के हम सिंपली पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर सकते हैं। जो हमारा PF करेक्शन कैपेसिटर होता है वो एक्ट करता है रिएक्टिव करंट जनरेटर की तरह। अगर हम पावर फैक्टर इम्प्रूव करते हैं किसी भी डिवाइस का तो उससे हमारे पावर लॉसेस कम हो जाते हैं, किसी भी इक्विपमेंट का वोल्टेज इंप्रूव हो जाता है, करंट कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है और इलेक्ट्रिसिटी बिल कम हो जाता है। लेकिन इसके अलावा ये तो अदर इंफॉर्मेशन हो गई, यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दिए हुए हैं ये वाले, तो ये इंफॉर्मेशन भी आपको पता होनी बहुत जरूरी है क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं या आपको पता होना चाहिए अगर ऑप्शन दूसरे आए तो। इसके अलावा पावर फैक्टर ऑफ ए लोड कैन बी इम्प्रूव बाय यूजिंग, हम स्टैटिक कैपेसिटर लगा के, सिंक्रोनस कंडेंसर लगा के, फेस एडवांसर लगा के पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव भी इसका करेक्ट आंसर है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि पावर फैक्टर को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो एक सिंपलेस्ट वे तो ये हो गया और इसके थ्रू भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट 77 नंबर का क्वेश्चन है द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल ऑफ 1956 कवर। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल क्या क्या चीजें कवर करता है? तो इंस्पेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन, इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन का इंस्पेक्शन करना, लाइसेंसिंग, जनरल सेफ्टी प्रिकॉशंस, ये सारी चीजें कवर करता है हमारा इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स की सेफ्टी भी होनी चाहिए, लाइसेंस भी होना चाहिए और इंस्टॉलेशन प्रॉपर होना चाहिए। तो यहाँ पे दिया है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956 वॉज मेड अंडर सेक्शन 37
ऑफ इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के सेक्शन नंबर 37 में बना है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल। इसमें सेफ्टी मेजर्स भी दिए गए हैं, लाइसेंसिंग प्रोविजन भी है और इंस्पेक्शन वाला अपॉइंटमेंट भी है। अपॉइंटमेंट ऑफ इंस्पेक्टर मतलब इंस्पेक्शन भी जरूरी है, लाइसेंसिंग और सेफ्टी सारी चीजें जरूरी हैं। तो ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 है मेजर एडवांटेज ऑफ वेस्ट हीट रिकवरी इन इंडस्ट्रीज इज। मेजर एडवांटेज क्या है वेस्ट हीट रिकवरी का इंडस्ट्रीज में? तो वो है रिडक्शन इन पॉल्यूशन एंड इंक्रीज इन एफिशिएंसी। ए एंड बी बोथ। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 79 है रिकवरी ऑफ हीट फ्रॉम ड्रायर एग्जॉस्ट एयर इज ए टिपिकल एप्लीकेशन ऑफ। हीट की रिकवरी करना ड्रायर एग्जॉस्ट एयर के थ्रू, वो किस चीज की एप्लीकेशन है? वो हीट व्हील्स की एप्लीकेशन है। तो ये 30 क्वेश्चन है पार्ट 3 वीडियो के एनर्जी ऑडिट और मैनेजमेंट से रिलेटेड। ये आपका जो 21 अक्टूबर को अभी एग्जाम होने वाला है उसमें भी बहुत हेल्प करेंगे। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। एक दो बार आप इस वीडियो को देखोगे तो सारे क्वेश्चंस और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको याद हो जाएगी। ठीक है, मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं उसमें लगभग मैंने 70-80 क्वेश्चंस जो है वो कवर किए हैं। तो एटलीस्ट आप इन क्वेश्चंस को रिवाइज कर लीजिए। उसके अलावा जो यूपीपीसीएल जेई का एग्जाम हुआ था उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उस पेपर को भी आप जरूर देख लीजिएगा। उसमें जो क्वेश्चन है उनको भी आप सॉल्व कर लेना। तो इस तरह आपके 100-150 क्वेश्चन जो है वो तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे वीडियोस मैंने पीएलसी और स्केडा पे बनाए हैं, तो वो थ्योरी लेक्चर्स भी आप जरूर देख लीजिएगा। तो ये सारे क्वेश्चंस आपकी बहुत हेल्प करेंगे। स्टे कंटिन्यू, कीप वॉचिंग एंड कीप विजिटिंग माय वेबसाइट, क्योंकि वेबसाइट में भी मैंने अपने यूपीपीसीएल जेई के 2 पेपर जो है अभी जो सितंबर में हुए थे वो 2 पेपर अपलोड कर दिए हैं, तो वहां से आप देख सकते हो।